हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 MPC 005 चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिसर्च डिज़ाइन। तो फॉर अ रिसर्च डिज़ाइन टू बी कंसिडर्ड गुड वी मस्ट टेक द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जब भी हम कोई रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, डज द डिज़ाइन गिव स्पेसिफिक आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन। क्या आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएगा। डज द डिज़ाइन एडिक्वेटली टेस्ट द हाइपोथेसिस। क्या आपका रिसर्च डिज़ाइन आपके हाइपोथेसिस को ढंग से टेस्ट कर पाएगा। डज द डिज़ाइन प्रेजेंट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन प्रॉब्लम। क्या आपका रिसर्च डिज़ाइन जो है वो आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंट कर पा रहा है अप्रोप्रिएटली। डज द डिज़ाइन एडिक्वेटली कंट्रोल द एक्सट्रेनियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या वो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर पा रहा है। कैन वी जर्नलाइज द रिजल्ट्स ऑफ अ स्टडी टू अदर सब्जेक्ट्स। क्या हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो पॉपुलेशन पे जर्नलाइज हो पाएंगे। हमने सैम्पल पे रिसर्च किया है तो वही रिजल्ट क्या पॉपुलेशन के ऊपर जर्नलाइज कर पाएंगे। दस द डिज़ाइन गिव द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। क्या इस डिज़ाइन की इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी है या नहीं है। आपको ये क्वेश्चंस के मतलब समझ तब आएंगे जब आपने अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारा पढ़ लिया होगा। तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू दी वीडियोज़ जो हमने स्टार्टिंग से शुरू करी थी ब्लॉक 1 से। उनमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। तो अब वो सारी चीज़ें समझने के बाद आप ये देख सकते हो कि आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिसर्च जो है वो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पा रही है या नहीं। अगला टॉपिक जो आपका शुरू होता है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। इसमें ये कह रहे हैं कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो रिसर्च है वो किस तरह की रिसर्च है, किस कंडीशंस में करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन चेंज करते हो। तो इट इज़ अ प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ ऑलवेज नॉट पॉसिबल। प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कुछ वीडियोज़ में, कि जो फील्ड एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने पढ़ा था कि प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होती है जहाँ पे कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं बिल्कुल, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल आप कंट्रोल करके रखते हो, एक्स को मैनिपुलेट करते हो वाई पे इफेक्ट देखने के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखने के लिए, उसको प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। पर हम क्यों फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हर बार एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं हो पाती, क्योंकि कई बार जब हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर सर्च करते हैं तो उनके बिहेवियरल और सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी वजह से कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है वेरिएबल्स को। जैसे हम किसी का इंटेलिजेंस लेवल थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, या पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या उनकी जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ हैं उनको कंट्रोल थोड़ी किया जा सकता है मैनिपुलेशन के बेस पे। तो इसीलिए ऐसी जगहों पे हमें कई बारी दूसरे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस यूज़ करने पड़ते हैं। द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस इन विच एक्सपेरिमेंटर कैन मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड हैज़ लिबर्टी टू असाइन सब्जेक्ट्स रैंडमली टू द ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप्स मे नॉट बी दैट पॉसिबल और एक्यूरेट। तो हर बारी अपने एक्सपेरिमेंटर को अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर लेना और अपने सब्जेक्ट्स को रैंडमली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। दो ग्रुप्स यानी कि एक वो ग्रुप होता है जिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बोलते हैं। एक वो ग्रुप होता है जिस पे हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जस्ट कंपेयर करते हैं, उसको कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं, और दोनों की परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है। उसमें रैंडमली अपने सब्जेक्ट्स को असाइन करना हो या अपने जो मैनिपुलेशन करना है वेरिएबल्स का, ये प्योर एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा कर पाए, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कई बार हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें और भी ऐसे रिसर्च डिज़ाइंस पता होने चाहिए जो हम यूज़ कर सकते हैं। पहला इसमें आता है सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। नाम से पता चल रहा है सिंगल केस का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर केस के ऊपर काम कर रहे हो। स्पेशली ये क्लिनिकल रिसर्च में काम आता है, जहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात हो रही होती है। आपने किसी की ट्रीटमेंट के बाद देखना है कि उसकी बिहेवियर में क्या चेंज आया है, तो आप उस पर्सन को ट्रीटमेंट देते रहते हो, हर कुछ टाइम बाद उसके बिहेवियर की परफॉर्मेंस को मेजर करते रहते हो। तो डिज़ाइन प्रोवाइड्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द ग्रुप डिज़ाइन। अब ग्रुप में बिहेवियर, हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिंगल केस नाम से पता चल रहा है कि ये इंडिविजुअल के ऊपर किया जाता है,
Repeated measurements are also possible and we can note subtle changes in the subject behavior. तो मान लो आप किसी की थेरेपी कर रहे हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मान लो सपोज कोई बच्चा है, उसको कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं या एग्रेशन के इश्यूज़ हैं, आप उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या कोई भी थेरेपी कर रहे हो और बाद में उस थेरेपी के दौरान आप हर कुछ दिनों बाद या हर कुछ टाइम बाद उसकी बिहेवियर में क्या चेंजेस आए उसको आप नोट कर रहे हो, तो वो आप फोकस कर रहे हो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर और आप हर थोड़ी देर बाद उसके सटल चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें नोट कर रहे हो। तो इस तरह के डिज़ाइन को सिंगल केस कहते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, नॉट वेरी सूटेबल फॉर जर्नलाइजिंग द फाइंडिंग टू अ लार्जर पॉपुलेशन। कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका वो सिंगल केस का जो सब्जेक्ट है, जो डिज़ाइन जिसके ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके साथ जो आपने ट्रीटमेंट करी और उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आए वो आप सब पे जनरलाइज कर दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जैसे स्कूल में होता है ना कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं और उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाता है और उनकी जैसे कहते हैं ना उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस करी जाती हैं ये देखने के लिए कि उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अलग अलग तरीके से उनको टीचर हेल्प करती है और अपने एफर्ट्स लगाती है उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और फिर हर थोड़े टाइम बाद टेस्ट लेके देखा जाता है कि उस बच्चे में या उन बच्चों में कोई चेंज आया नहीं आया। तो वो मतलब एक पर्टिकुलर बच्चे पे जो टेक्निक अप्लाई हो रही है, आप ये ज़रूरी नहीं कह सकते कि सारे बच्चों को हेल्प करेगी उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। तो सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में यही प्रॉब्लम आती है कि जनरलाइजेशन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़े से सब्जेक्ट्स पे ही किया गया डिज़ाइन या रिसर्च होती है। दूसरा है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जहाँ पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता अपने एक्सपेरिमेंट में, उसको क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बोलते हैं, जैसे कि फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है। तो इन दिस सिचुएशन द रिसर्चर डज नॉट हैव फुल कंट्रोल ओवर द असाइनमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स रैंडमली टू द ट्रीटमेंट कंडीशन और द ट्रीटमेंट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। जहाँ पे आप एक तो या तो रैंडमली आप ग्रुप नहीं बना पा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होता है ना कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हो ग्रुप की, एक तो वो हो गया। दूसरा ये होता है कि आप मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो ट्रीटमेंट में, प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेशन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं है। कहीं नेचुरल सेटिंग में, कहीं फील्ड में आप हो जहाँ पे आपके हाथ में सारी चीज़ें नहीं हैं, तो उस केस में क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज होता है। देयर आर वेरियस एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस इन विच एक्सपेरिमेंटल डज नॉट हैव फुल कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। बेसिकली सिचुएशन पे पूरा कंट्रोल नहीं है, तब क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया जाता है। एंड दिस हैव लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है? इट इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स रैंडमली एज पॉइंटेड आउट अर्लियर इन दिस केस ऑफ सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स। रैंडमली हम सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे ही कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमने किसी क्लास के जो बच्चे हैं, किसी स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चे हैं, उनको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 5 ऑफ अ स्कूल एंड रैंडमली असाइन देम टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप रिस्पेक्टिवली। अब हम उन्हें रैंडमली भेज रहे हैं, किसी को कंट्रोल ग्रुप में, किसी को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, रैंडमली असाइन कर रहे हैं। वी कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट इन अ नेचुरल एंड रियल लाइफ सेटिंग। क्यों? क्योंकि स्कूल में जाके हो रहा है एक्सपेरिमेंट, तो नेचुरल सेटिंग में हो रहा है, ठीक है। इट हैज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ रियलिज्म एंड इन्फॉर्मेशन and the information gathered can also be quite an extent generalized. It can provide answer to several kinds of problem about the past situation and those situations which cannot be handled by employing pure experimental. तो यहाँ पे ये इन्होंने एक्चुअली इसकी लिमिटेशन भी बताई है, पर ये एडवांटेज बता रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। लिमिटेशन तो क्या है इसकी कि यहाँ पे आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सट्रेनियस वेरिएबल अगर हैं तो वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक नेचुरल सेटिंग में कर रहे हो। नेचुरल सेटिंग में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हर चीज़, हर बच्चे का बिहेवियर, या वहाँ पे एनवायरनमेंट में जो डिस्टर्बेंसेस हैं, या जो उनका डेली टाइम टेबल जो फॉलो हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल सेटिंग में कंट्रोल नहीं कर सकते। पर एडवांटेज बता रहे हैं ये, एडवांटेज में हम क्या कर सकते हैं कि 2 ग्रुप में उनको रैंडमली डिवाइड कर दिया और उसके बाद आपने क्या किया, उनसे जो डेटा कलेक्ट किया उसको आप एक जर्नलाइज कर रहे हो कि सारे बच्चे जो हैं इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे अगर हम उनके ऊपर ये ट्रीटमेंट करेंगे या इस तरह से पढ़ाएंगे उनको। तो कुछ चीज़ों का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और उसको जर्नलाइज कर सकते हैं। तो कई बार ये कह रहे हैं कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो प्रॉपरली लैब कंडीशंस में नहीं हो सकता, बिकॉज हमें इस ह्यूमन बींग को एक सोशल बींग की तरह लेके चलना है और वो अपने नेचुरल सेटिंग में जब होगा
अपनी सोसाइटी में या अपने लोगों के बीच में, तब आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, वो ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो आगे कैसे बिहेव करेगा। लैब में ले जाके तो क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग वैसे भी अपना नेचुरल तरीके से नहीं बिहेव करेगा। आप उसको लैब में बिठा दोगे तो उसकी नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और वो आप प्रिडिक्ट करोगे भी कि वो ऐसे करता है तो वो अपने नेचुरल वे में उस तरीके से करेगा भी नहीं परफॉर्म, तो वो प्रिडिक्शन आपकी गलत हो जाती है। तो ह्यूमन बीइंग के केस में ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कई बारी ऐसा होता है कि कुछ रिसर्चेज आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपको क्वाजी एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है। तो क्योंकि ये रियलिज्म है, मतलब रियलिज्म का मतलब रियलिटी को आप कंसीडर करते हुए कर रहे हो, आप नेचुरल सेटिंग में कर रहे हो, रियल सेटिंग में कर रहे हो, तो इस तरीके से आप ये आप एडवांटेज बता रहे हो ये क्वाजी एक्सपेरिमेंट का। फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस है, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कंडक्ट होते हैं लैब में, कितने वेरिएबल्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने तरीके के डिज़ाइन हो सकते हैं, ये बताया है यहाँ पे। इसमें बोला है कि दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन जनरली कंडक्टेड इन लैब विद कंप्लीट कंट्रोल। मतलब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में यूजुअली क्या होता है कि हम कंट्रोल करके रखते हैं वेरिएबल्स को, सब्जेक्ट्स को। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन वन कैन असाइन सब्जेक्ट्स रैंडमली टू द ट्रीटमेंट ग्रुप एंड वन कैन। अब ये जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं, इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते क्या हैं। तो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कितने टाइप्स के होते हैं और वो क्या होते हैं। एक बार आपको वो आइडिया लग जाएगा, तब आपको ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। पहले समझना कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने यहाँ पे है वो है बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। ये नाम है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, जिसको बोलते हैं बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। और इसमें क्या होता है, देखो बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन में क्या होता है, एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। आपने रैंडमली 2 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया, जैसे वहाँ लिखा हुआ था कि आप स्कूल में गए, आपने रैंडमली 2 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ग्रुप को आपने टीचिंग मेथड ए से पढ़ाया, मतलब एक टाइप का टीचिंग मेथड, मान लो लेक्चर मेथड से पढ़ाया, और दूसरा ग्रुप है उसको आपने दूसरे टीचिंग मेथड से पढ़ाया। दूसरे टीचिंग मेथड में आपको उनको कंप्यूटर सिमुलेशन यूज़ करके पढ़ाया। दोनों टीचिंग मेथड अलग अलग दोनों ग्रुप्स को पढ़ाया, और दोनों का बाद में परफॉर्मेंस टेस्ट लेके देखा कि किन्हों ने उस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, जिनको लेक्चर मेथड से पढ़ाया था या जिसको कंप्यूटर सिमुलेशन से पढ़ाया था। तो यहाँ पे बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन है, मतलब आप सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। आप बिटवीन सब्जेक्ट से ऐसे याद रखना कि आप सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। दो ग्रुप के बीच में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। एक तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो सकता है बिटवीन सब्जेक्ट। दूसरा है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन को रिपीटेड मेजर्स भी बोलते हैं। अब विद इन सब्जेक्ट का मतलब है 2 ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप में बीच में ही आप बार बार आप टेस्टिंग कर रहे हो। बिटवीन नहीं है, बिटवीन मतलब 2 ग्रुप हो गए, विद इन मतलब एक ही ग्रुप हो गया। तो विद इन सब्जेक्ट मतलब एक ही ग्रुप है आपका, ओनली 1 ग्रुप। एक बार आपने क्या करा, आपने देखा कि क्लासिकल म्यूजिक में पढ़ने से उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी इम्प्रूव होती है। आपने क्लासिकल म्यूजिक चलाया और आपने उनको ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, और बाद में उनकी कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट किया, ये देखने के लिए कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटर हुई क्लासिकल म्यूजिक में पढ़ने से। फिर आपने क्या किया, उसी ग्रुप को पॉप म्यूजिक चला के वहाँ पे बोला कि आप पॉप म्यूजिक चल रहा है, अब आप अपनी पढ़ाई करो। उसके बाद ये मेजर किया कि पॉप म्यूजिक में पढ़ने से उनकी कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क आया, कितनी बेटर हुई है, कितनी ख़राब हुई जब वो पॉप म्यूजिक में पढ़ रहे थे, जब पॉप म्यूजिक चल रहा था। सेम ग्रुप है, आपने रॉक म्यूजिक के अंडर उनकी स्टडी करी और फिर चेक किया कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आया। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही ग्रुप है जिसके ऊपर बार बार आप मैनिपुलेशन कर रहे हो और उसके इफेक्ट देख रहे हो। विद इन सब्जेक्ट है, मतलब उसी ग्रुप के अंदर ही अंदर, विद इन। दिस इज कॉल्ड विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, जिसको रिपीटेड मेजर कहते हैं, क्योंकि रिपीट कर रहे हो ना आप। पहले एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करा और डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आया ये देखा, फिर दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करा, फिर देखा क्या इफेक्ट आया, फिर तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करा, फिर देखा क्या इफेक्ट आया। फिर आता है आपका मिक्स्ड डिज़ाइन। मिक्स्ड डिज़ाइन को बिटवीन प्लस विद इन दोनों को ऐड कर दो अगर, इसको बोलते हैं मिक्स्ड डिज़ाइन। मतलब आपने बिटवीन सब्जेक्ट्स भी कंपेयर करना है और विद इन सब्जेक्ट भी कंपेयर करना है।
तो आपने क्या करा, 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। आपने एक ग्रुप को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइट दी खाने के लिए और बोला कि आपको ये डाइट लेनी है, और दूसरे ग्रुप को भी दूसरी टाइप की कोई डाइट दे दी और बोला कि आपको ये डाइट लेनी है। दोनों की डाइट अलग अलग है, वो अलग टाइप की डाइट ले रहा है, ये अलग टाइप की डाइट ले रहा है, ठीक है। अब दोनों को ही, ये तो बिटवीन ग्रुप हो गया क्योंकि दोनों को आपने अलग अलग टाइप की डाइट्स दी है। अब आपने क्या करा, दोनों को बोला है कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जो दोनों ने करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन दोनों ने अपनी अलग अलग डाइट ली लेकिन एक्सरसाइज तो सेम करी, और उसके बाद आपने क्या देखा कि इफेक्ट क्या है डाइट का और एक्सरसाइज का, उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखो मिक्स्ड कैसे है, एक तो आपने 2 ग्रुप कर दिए तो पहले ही बिटवीन सब्जेक्ट हो गया क्योंकि आप 2 ग्रुप को कंपेयर कर रहे हो और उनको दोनों अलग अलग डाइट दे रहे हो, इनको एक डाइट दी, इसको दूसरी डाइट दी, ठीक है। लेकिन दोनों को आपने सेम एक्सरसाइज कराई, तो एक ही ग्रुप में आपने पहले डाइट, एक वेरिएबल आपका हो गया ये डाइट हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया एक्सरसाइज, तो मतलब एक ही ग्रुप में 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये विद इन भी हो गया। तो बिटवीन सब्जेक्ट प्लस विद इन सब्जेक्ट जब होता है तो उसको मिक्स्ड डिजाइन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिकल प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ये तो क्लासिकल है, मतलब ये काफी टाइम से चला ही आ रहा है और ऐसा करा जाता है बहुत बार, इसलिए इसको क्लासिकल भी कहा गया है। इसमें आपको नाम से पता चल रहा है कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लिया जाता है। तो जैसे आपने पहले प्री टेस्ट लिया किसी ग्रुप का, मतलब प्री टेस्ट का मतलब है कि कोई भी मैनिपुलेशन करने से पहले उनका टेस्ट लिया। एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है, दोनों का प्री टेस्ट लिया, टीचिंग मेथड से पढ़ाया, इस ग्रुप को नए टीचिंग मेथड से पढ़ाया और इस ग्रुप को पुराने टीचिंग मेथड से जिससे वो पढ़ता आ रहा था पहले से। मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया आपने, नो चेंज, जिससे वो पढ़ता आ रहा था उसी से पढ़ा, लेकिन यहाँ पे आपने नए टीचिंग मेथड को यूज करके देखा। फिर आपने उनका पोस्ट टेस्ट लिया दोनों का देखने के लिए कि क्या फर्क आया। तो यहाँ पे आपने क्या करा है, पहले प्री टेस्ट लिया कि दोनों की परफॉर्मेंस पहले चेक कर लो कितनी है, कितना स्कोर आया। फिर यहाँ पे आपने नए मेथड से पढ़ाया, यहाँ पे आप पुराने मेथड से। अब देखो ये 2 ग्रुप है ना, तो इसमें ये वाला जो ग्रुप होगा ना जिसमें हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप। और ये वाला है जहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं करा है, कोई चेंज नहीं करा है, इसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। फिर आपने दोनों का ही पोस्ट टेस्ट लिया, मतलब ट्रीटमेंट के बाद, और देखा कि कोई फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि स्कोर अभी भी सेम है, मतलब हमारे टीचिंग मेथड से कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। ये होता है क्लासिकल प्री टेस्ट, जो मतलब ऑलमोस्ट यही वाला यूज होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्लासिकल। फिर आता है आपका नेक्स्ट फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन का मतलब है इसमें मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं और मल्टीपल ग्रुप्स के अलावा मल्टीपल वेरिएबल्स भी होते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स का मतलब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन करते हो इसमें, उसका इफेक्ट देखने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो जैसे यहाँ पे सपोज आप ये देखना चाहते हो कि 2 टीचिंग मेथड है, लेक्चर मेथड और इंटरेक्टिव मेथड, 2 टीचिंग मेथड्स हैं। उन दोनों का ही मतलब लेक्चर मेथड क्या होता है कि जिसमें टीचर बोल रही है और स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं। इंटरेक्टिव मेथड क्या होता है कि जिसमें टीचर भी बोल रहा है और बच्चे भी बोल रहे हैं और आपस में डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। अब आपका पर्पस ये है कि आप ये चेक करना चाह रहे हो कि लेक्चर मेथड ज़्यादा बेटर है या इंटरेक्टिव मेथड ज़्यादा बेटर है। अब एक वेरिएबल तो ये हो गया कि टीचिंग मेथड कौन सा बेटर है। दूसरा आप ये चेक करना चाह रहे हो कि मॉर्निंग में पढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है या इवनिंग में, यानी कि टाइम वेरिएबल हो गया आपका दूसरा। तो अब आपने क्या करा, उसके लिए फैक्टोरियल डिज़ाइन में आपने 4 ग्रुप्स बना दिए और एक बार आपने एक ग्रुप को लेक्चर मॉर्निंग में दिया है और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करा। फिर आपने दूसरे ग्रुप को लेक्चर इवनिंग में दिया, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करा। तीसरे ग्रुप को आपने इंटरेक्टिव मेथड से पढ़ाया मॉर्निंग में, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक करा। और चौथे ग्रुप को आपने इंटरेक्टिव मेथड से पढ़ाया इवनिंग में और उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करा। हमने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स लिए और अलग अलग वेरिएबल्स थे दोनों में, चारों में, ठीक है। एक बार लेक्चर मेथड मॉर्निंग में था, एक बार लेक्चर मेथड इवनिंग में था, एक बार इंटरेक्टिव मेथड मॉर्निंग में था, एक बार इंटरेक्टिव मेथड इवनिंग में था। तो चारों ग्रुप्स का अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और सबकी डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करा गया। तो जब इस तरीके से मल्टीपल ग्रुप्स मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं उसको फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं। और इसमें हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स की वो एनोवा ही होती है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा टेक्निक ही यूज़ करी जाती है जब हमारे मल्टीपल वेरिएबल यानी फैक्टोरियल डिज़ाइन का हम यूज़ करते हैं। तो बेस्ट जो स्टैटिस्टिकल टूल माना जाता है टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स एंड एनालिसिस, उसमें एनोवा होती है। फिर आता है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन का मतलब है ऑटोमेटिकली 4 ग्रुप है तो 4 ग्रुप ही बनाने पड़ेंगे। ये आपके जैसे
फैक्टोरियल में तो आपके ग्रुप और भी हो सकते हैं, मतलब 3 ग्रुप भी हो सकते हैं, 4 जरूरी नहीं, वो तो एग्जाम्पल 4 का दिया था मैंने। फैक्टोरियल में आपके ग्रुप 3 भी हो सकते हैं, ग्रुप 5 भी हो सकते हैं, बट सोलोमन में 4 ग्रुप ही होंगे। अब इसमें आप क्या करोगे, 4 ग्रुप में जैसे सपोज ग्रुप 1 है, आपने कोई ट्रीटमेंट की टेस्टिंग करनी है, तो आपने पहले उनका टेस्ट लिया, प्री टेस्ट, फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी, फिर आपने पोस्ट टेस्ट लिया, ठीक है। आपने ये देखने के लिए कि ट्रीटमेंट की वजह से कोई चेंज आया है कि नहीं आया, पोस्ट टेस्ट। दूसरे ग्रुप को आपने प्री टेस्ट लिया, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, यानी कि आपका कंट्रोल ग्रुप है, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, और उसका फिर से पोस्ट टेस्ट लिया, ठीक है। अगर यहीं तक छोड़ देते तो ये तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वाला हो जाता डिज़ाइन। पर फिर हमने एक तीसरा ग्रुप बनाया जहाँ पे हमने प्री टेस्ट लिया ही नहीं, सीधा ट्रीटमेंट कर दी और फिर पोस्ट टेस्ट लिया। ऐसा क्यों करा, देखो यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे कि ये वाला जो ग्रुप है जिसको पहले हमने प्री टेस्ट लिया था, फिर ट्रीटमेंट दी थी, फिर पोस्ट टेस्ट लिया था, और ये वाला जो ग्रुप है ट्रीटमेंट करी सीधा, फिर पोस्ट टेस्ट ले लिया, प्री टेस्ट लिया ही नहीं। ये क्यों किया जाता है कि कई बार कहते हैं कि प्री टेस्ट लेने से जो आपका सैंपल होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूव हो जाती है जब उसका पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं, तो पहली बार में जो नर्वसनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरी बार जब वो टेस्ट देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा ही करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रीटमेंट की वजह से बेटर कर रहे हैं, यानी कि एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल बन जाता है प्री टेस्ट, कि पहले टेस्ट दे चुके हैं तो अब उनकी एंग्जाइटी खत्म हो गई, तो अब की बार वो पहले से तो बेटर ही करेंगे। इस चीज़ को चेक करने के लिए दोबारा से तीसरे ग्रुप का प्री टेस्ट लिया ही नहीं, पहले टेस्ट लिया ही नहीं, सीधा ट्रीटमेंट करी और पोस्ट टेस्ट ले लिया। तो इससे ये पता चल जाता है कि कम से कम आपका प्री टेस्ट एक्सट्रेनियस वेरिएबल तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्री टेस्ट की वजह से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी। तो अगर इनकी परफॉर्मेंस और इनकी परफॉर्मेंस सिमिलर होगी तो ये पता चल जाएगा कि ट्रीटमेंट का असर हो रहा है, प्री टेस्ट की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। चौथे ग्रुप में क्या किया कि नो ट्रीटमेंट करके फिर पोस्ट टेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो प्री टेस्ट है ना उसको एज एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल रिमूव कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि हमें कभी कभी एक्सट्रेनियस वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ता है, तो एक तरह से हमने जो प्री टेस्ट का हमें डाउट हो रहा था कि ये एक तरीके से एक्सट्रेनियस वेरिएबल बन सकता है, तो उसको हमने रिमूव करके भी चेक कर लिया। तो पहले हमने क्या करा कि ट्रीटमेंट का कोई असर हुआ या नहीं हुआ, एक बार ट्रीटमेंट करी और एक बार ट्रीटमेंट नहीं करी, और उनका पोस्ट टेस्ट लेके देख लिया, फर्क लगा। फिर हमें डाउट हो गया कि कहीं प्री टेस्ट की वजह से तो नहीं कोई चेंज आ रहा है, तो हमने दोबारा से 2 ग्रुप लिए और बिना प्री टेस्ट लिए एक की ट्रीटमेंट करी और एक की ट्रीटमेंट नहीं करी, और उनका पोस्ट टेस्ट करके कम, तो हमने अपने एक्सट्रेनियस वेरिएबल को रिमूव कर दिया जो हमें डाउट हो रहा था कि प्री टेस्ट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। एंड यही आपके जो थे 6-7 जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस थे जो आपको पता होने चाहिए, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी जो हम टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ रहे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने बुक में छोड़ा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, और आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।